जैसे कि हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा होता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है जर्नल। जर्नल के बाद हमारी बुक बनती है लेजर, और लेजर के बाद हमारा बन जाता है ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारे पास एक समरी होती है पूरे रिकॉर्ड की, और फिर हम उस समरी से तैयार करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। एक है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है, और जो दूसरी स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो है हमारे पास बैलेंस शीट, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि कारोबार की माली हालत कैसी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके दो पोर्शन हैं, दो पार्ट्स में इसको तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टाइटल देख लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि अकाउंटिंग में हमने हर स्टेटमेंट का टाइटल लिखना होता है, तो इसी तरह इसका भी टाइटल है। सबसे पहले मैसेज, जिसमें बिजनेस का नेम लिखेंगे, फिर टाइटल अपनी स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर फॉर द ईयर एंडेड, और आगे डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे। क्योंकि स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकलता है तो इसके साथ हम वर्डिंग फॉर द ईयर यूज करेंगे कि साल के लिए इतना नफा या नुकसान हमने अर्न किया है। तो देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग कहते हैं तजारत को, और तजारत की जाती है गुड्स की। इसलिए मेनली जो इसमें चीजें देखें हमारे पास मेंशन है वो गुड्स से रिलेटेड है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, यानी जब हमने ईयर स्टार्ट किया बिजनेस तो हमारे पास स्टॉक कितना मौजूद था। नॉर्मली ये वो स्टॉक होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हो, जो हमारे पास बच जाता है। फिर है हमारे पास नेट परचेजेस, यानी वो गुड्स जो हमने साल के दौरान खरीदी, और नेट मींस परचेज माइनस रिटर्न। यानी साल के दौरान जो चीजें हमने परचेज की और जो चीजें हमने खरीदी वापस कर दी, उसको आपने नेट वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, नेट परचेजेस। फिर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स को परचेज करने या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगाए जाते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, चीजें हमने खरीदी और उसके लिए हमने कैरेज पे किया, तो कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो ट्रेडिंग के पोर्शन में आएगा। सेम इसी तरह जिस तरह हमने वेजेस पे की चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो ये भी हमारे पास ट्रेडिंग वाले पोर्शन में आएगा। जबकि इसकी दूसरी साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे, हम लिखेंगे सेल्स। जिस तरह परचेज को हमने डिस्कस किया, वैसे ही यहाँ पे नेट सेल्स आएंगी, यानी वो गुड्स जो हमने सेल कर दी और वो गुड्स जो सेल की हुई हमारे पास वापस आ गई। तो नेट सेल की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, प्लस हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो गुड्स जो अनसोल्ड रहेगी एट द ईयर एंड। तो एक्चुअली हमने ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का कंपैरिजन किया। डेबिट साइड पे हमारे पास ओपनिंग और परचेजेस है, यानी वो चीजें जो साल के शुरू में हमारे पास मौजूद होती हैं फॉर सेल, और क्रेडिट साइड पे हमने वो चीजें लिख दी जो या तो सेल हो चुकी हैं या फिर अनसोल्ड हमारे पास रह गई हैं। प्लस आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, वो तमाम एक्सपेंसेस जो चीजों को मैन्युफैक्चर करने हैं, परचेज करने में आते हैं। इसके बाद हम अपना बैलेंस निकालेंगे। अगर तो सेल वाली साइड का टोटल ज्यादा है उसे दोनों तरफ लिख देंगे, और उसमें से ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को माइनस करेंगे, यानी हमारा सेल वाली वैल्यू ज्यादा है और परचेज वाली साइड की वैल्यूज हमारे पास कम है, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, और इसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे पास अभी अर्ली पोजीशन में है, अभी इसमें मजीद एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं। और अगर हमारे पास एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेज पे हमने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और सेल हमारे पास कम हुई है, तो फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा, बल्कि फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक बैलेंसिंग का रूल याद होना चाहिए
अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी जो बैलेंस लिखा जाता है वो हमेशा छोटी साइड पे लिखा जाता है। यही वजह है कि अगर सेल ज्यादा होगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर जो परचेज ज्यादा होगी तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसे फिर हम क्रेडिट वाली साइड पे ग्रॉस लॉस के नाम से लिखेंगे। फिर इसको नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसफर करेंगे। जिससे देखें अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो इसे हमने ट्रांसफर करना है इनकम वाली साइड पे, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारी इनकम होती है। वैसे भी जो बैलेंस था क्रेडिट साइड का निकला था, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट साइड थी ये बड़ी थी। बैलेंस का रूल फिर रिपीट करता हूँ, जो बैलेंस है हमारे पास होता बड़ी साइड का है, लिखा छोटी साइड पे जाता है। तो एक्चुअली ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है जो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा है। यही वजह है कि हम इसे ट्रांसफर कर देंगे दोबारा क्रेडिट वाली साइड पे। और अगर ग्रॉस लॉस है तो एक्चुअली ये बैलेंस है डेबिट साइड का, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। फिर हमने लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जो कारोबार को चलाने के लिए किए जाते हैं या गुड्स को सेल करने के लिए किए जाते हैं। जिस तरह सैलरीज पे करना ये रनिंग एक्सपेंस है तो ये इनडायरेक्ट होगा, यहाँ आएगा। जिस तरह डिलीवरी चार्जेस पे करना है, चीजें सेल करने का खर्चा है, ये भी यहाँ पे आएगा। जिस तरह वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी एक लिस्ट है जो याद होनी चाहिए। और इसी तरह हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। तमाम रिसीप्ट्स को हम कह देते हैं हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। जिस तरह हमने अगर डिस्काउंट रिसीव किया है या इंटरेस्ट रिसीव किया है तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। फिर से हमने वैसे ही बैलेंस करना है। अगर तुम्हारी इनकम साइड ज्यादा है तो बैलेंस छोटी साइड पे आएगा, और क्योंकि एक्सपेंस से ज्यादा हमारी इनकम है तो प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम कहेंगे ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अब इसमें से मजीद एक्सपेंसेस और इनकम हमने एडजस्ट करनी है। पहले हमने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि खाम हालत में था, अब इनको एडजस्ट करना था। और इसी तरह अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा होंगे और इनकम्स कम होंगी तो हमारे पास आएगा नेट लॉस, और इसे हम लिखेंगे क्रेडिट वाली साइड पे। और फिर ये जो हमारे आंसर है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे हमारी बैलेंस शीट में। जी, तो अब हमारे पास है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें भी सबसे पहले वैसे ही हम मेथड्स के आगे नेम लिखेंगे अगर बिजनेस नेम है, फिर बैलेंस शीट का टाइटल और फिर एज एट। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है तो इसमें हम फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे बल्कि एज एट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ईयर एंड की लास्ट डेट का डाटा होता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें आपने एक साइड पे सारे एसेट्स लिख देने हैं और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर ही आ जाएगा हमारे पास ऑनर्स इक्विटी जो है कैपिटल को शो करता है। तो देखें ऑनर्स इक्विटी में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू होती है। मजीद याद रखना है कि स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं है। पिछली जो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था वो अकाउंट था, उसकी एक साइड डेबिट थी दूसरी क्रेडिट थी। ये स्टेटमेंट है, आप इसमें लायबिलिटीज इस साइड पे भी लिख सकते हैं और एसेट्स को उस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल में से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैपिटल वो पैसे जो ऑनर ने बिजनेस में लगाए और ड्राइंग्स वो पैसे या चीजें जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, लिहाजा हम कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। फिर जो पिछली स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसमें अगर नेट प्रॉफिट है तो उसे आपने यहाँ ऐड कर देना है, और अगर आपके पास नेट लॉस की वैल्यू आएगी तो उसे हम यहाँ से माइनस करेंगे। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, यहाँ तो पैसे में नेट प्रॉफिट होगा या हमारे पास नेट लॉस होगा। तो फाइनल आंसर को आप बाहर लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट्स बनानी है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट, जिसका टोटल आपके पास बराबर आना चाहिए, यानी एसेट्स बराबर होने चाहिए हमारे पास लायबिलिटीज के टोटल।